बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आप सभी किसान भाई बहनों को रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। पता है जीवन में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखा जाता है और कोई नहीं सिखा सकता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। साइकिल आधारित सोलर पंप से करे सिंचाई, इफ्को किसान पशु आहार वितरण की हुई शुरुआत। ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। साइकिल आधारित सोलर पंप से सिंचाई करें। इसकी मदद से किसान सोलर प्लेट और पंप को साइकिल की तरह अपने खेत और नज़दीकी जलाशयों तक आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी मदद से किसान 7 घंटे का पटवन बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। राज्य में इफ्को किसान पशु आहार का वितरण 3 तरह से शुरू किया गया है। राज्य के पशुपालकों की मांग को देखते हुए राज्य के 20 जिलों में इसका वितरण शुरू किया गया है। शीघ्र ही इसका वितरण राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। इससे पशुओं में प्रजनन क्षमता, दूध उत्पादन में सुधार के साथ ही पशुओं का शारीरिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसान भाई, यदि आप प्याज की खेती करने जा रहे हैं तो वैसे किस्म का चयन करें जिसके फल का आकार बड़ा हो और भंडारण क्षमता भी बेहतर हो, साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता भी पर्याप्त हो। इस दृष्टि से आप अर्का निकेतन, अर्का लालिमा, पूसा रेड, पूसा माधवी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर प्याज तो 2 मौसम में लगाया जाता है, एक खरीफ के मौसम में, एक रबी के मौसम में। खरीफ के मौसम में अगर आप लगाना चाहते हैं, उसकी बीज बुआई जो है आप जो है जून के महीना में करेंगे और अगस्त सितंबर में जो है उसकी बुआई पौध रोपाई करेंगे। और अगर रबी का आप लेना चाहते हैं फसल, तो इसकी बीज की बुआई जो है आप जो है अक्टूबर नवंबर में करेंगे और पौध की रोपाई जो है दिसंबर से जनवरी तक कर सकते हैं। फरवरी के प्रथम सप्ताह पर भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लगाने का तरीका है कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीबन जो है 15 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध का दूरी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर तक। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा या 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। 40 सेंटीमीटर व्यास एवं गहराई वाले गड्ढे खोदकर उसमें ऊपर की मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर गड्ढे को भर दे। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीटों के रोकथाम के बारे में। सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। इस कीट के प्रकोप से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफोल या इथियोन नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं वे खेती योग्य कम जमीन होते हुए भी अच्छी उत्पादन कर लेते हैं। उनका मानना है कि खेती की तकनीक पर भी ध्यान दिया जाए तो कम जमीन में भी अच्छी उपज हो सकती है। उनका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। वे खेती से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम बोलते हैं सर इसको, वो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इजराइल में ऑलरेडी वो लोग प्रूव करके मैंने बताया है। देखिए इस विधि में डालने से जहाँ पहला 40 पौधा लगा रहा है, यहाँ ये विधि में 1 एकड़ में 40 के जगह में 1200 पौधा लग रहा है
और किसान आपको अगला माने जैसा पौधा उसने प्लांटेशन किया है उसका तीसरा साल से वो आमदनी ले सकता है। तो वो लोग वहाँ वो कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे सर? ये जानकारी जो आप एक बार खेती से जुड़े हैं तो खेती से जुड़ा कोई भी नया बात को आपको लेना चाहिए और उसको एक बार ट्राई करना। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज की जानकारी वृत्त चित्र के माध्यम से है। पता है कौन सी जानकारी है? जी हाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। प्राकृतिक संसाधनों से हम जो खेती कर सकते हैं, उस विषय पर आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। जैसे वनस्पति, गौमूत्र, है ना, गोबर,
इन सब चीज़ों से हम अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए हम जानकारी लेते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से। अपने देश में 60 के दशक में हुई हरित क्रांति ने हमारी खेती पद्धति को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति हेतु इसने हमें खेतों में रसायनों का प्रयोग करना सिखाया। हमारे किसानों ने बिना सोचे समझे अपने खेतों में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही रसायनों के प्रयोग से की गई खेती के गंभीर दुष्परिणाम सामने आने लग गए। इससे न सिर्फ हमारी भूमि की संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई, बल्कि इसके उत्पाद को ग्रहण कर यहाँ के लोग लाइलाज बीमारियों की चपेट में भी आने लग गए। फिर रासायनिक खेती इतनी महंगी होती है कि हर किसान के लिए इस पद्धति से खेती करना संभव नहीं हो पाता है। इसका नतीजा ये होता है कि किसानों को कर्ज के बोझ तले दबे रहने को मजबूर होना पड़ता है। अतः किसान अब इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे प्रकृति से जुड़ी खेती करना चाहते हैं जो सस्ती हो और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक हो। इन दिनों ऐसी ही खेती जो सस्ती, सरल और उच्च गुणवत्ता के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाली खेती के रूप में उभर कर सामने आई है, वो है प्राकृतिक खेती। इस खेती में गाय के गोबर एवं मूत्र का इस्तेमाल कर खाद एवं कीटनाशक बनाए जाते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के किसान ऐसी खेती का स्वागत कर रहे हैं और उसे अपनाकर पुनः अपनी खेती को रासायनों से मुक्त कर रहे हैं। रांची जिले के सिकिद्री स्थित दुबला बेड़ा ग्राम में इसका उदाहरण देखा जा सकता है, जहां के किसान ऐसी खेती को अपनाकर न सिर्फ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। इसके अलावा ऐसी खेती से होने वाले लाभ की वजह से वे आर्थिक रूप से संपन्न भी हो रहे हैं। हम लोग बाप दादा थे कर रहे थे, जमीन को पूरा सूखा पड़ गया था, रासायनिक खेती से हो गया था। तो हम लोग धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, खरपतवार, गोबर इन लोग डालते हैं, वो हम लोग अथी हो जाता, तैयार हो जाता है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को देखने के बाद दुबला बेड़ा ग्राम के हरिचरण बेदिया ने अपने आप को प्राकृतिक खेती से जोड़ लिया है। उनका मानना है कि रासायनिक खेती से इंसान गंभीर बीमारियों से घिर जाता है, अतः ऐसी खेती स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को प्राकृतिक खेती से जोड़ लिया है और इसके लिए वो स्वयं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खाद एवं दवाओं का निर्माण कर रहे हैं। अपना से खाद बनाते हैं, कुछ सड़ा उड़ा घास हो गया, पत्ता उता सबको सड़ा करके डालते हैं। हम भी डाले हैं सड़ा कर पूरा। जैविक खेती कह कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रासायनिक खाद डाल डाल के तरह तरह की बीमारी हो रहा है। इसीलिए सोचे कि पर जैविक करके देखते हैं, खुद के खाते हैं, इसीलिए सोचे कि जैविक एक बार करते हैं। हाँ, उत्पादन तो फर्स्ट में कम होता है, मगर धीरे धीरे जब बारी में जो खेत में पूरा हो जाता है गोबर खाद का मात्रा पूरा, तो फिर अच्छा उपज होता है। हरिचरण बेदिया बाजार से किसी तरह की दवा या खाद नहीं खरीदते, वो इनका निर्माण खुद करते हैं। दवा के लिए वो नीम, करंज तथा घाटों आदि के पत्ते का प्रयोग करते हैं। वो उसे सड़ाकर खेतों में उपयोग हेतु दवाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह से तैयार कीटनाशी से उनकी फसलें बिना किसी खर्च के बीमारियों से बच जाती हैं। जैसे दवाई के बारे में हुआ तो नीम का पत्ता हुआ, करंज पत्ता हुआ और एक जंगली घाटों बोलता है। ये सब पत्ता को पूरा कोई डब्बा में सड़ने के लिए डाल देते हैं, उसके बाद 10 दिन तक रहने देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से उसको निकाल कर फिर दूसरा डब्बा में करते हैं। उसके बाद उसको 10 लीटर पानी में करके एक टंकी में छिड़काव करते हैं। खाद जैसे यहाँ से घास खरपतवार निकालें, उसको इधर लगल है बर्मी बेड, उसमें डालते हैं 1 लेयर गोबर, उसके बाद फिर दूसरा लेयर में वही खरपतवार जो निकालें उसको, फिर गोबर, उसमें बीच बीच में पानी डालते रहते हैं, धीरे अपने सड़ जाता है। इसी तरह से वो प्राकृतिक रूप से अपने खेतों में उपयोग हेतु बिना किसी खर्च के खाद का भी निर्माण करते हैं। वो आसपास की घास तथा खरपतवार को इकट्ठा कर वर्मी बेड में डालते हैं और उससे तैयार की गई खाद से खेती करते हैं। जैसे पहले था कि दवा खरीदते थे, दवा में तो पैसा इन्वेस्ट हो जाता था, तो वो खर्चा बचा, प्लस नुकसान आदमी को नहीं हो रहा है, 2 चीज़ से बच गया। जो खर्चा लगता था वो अपना बेनिफिट बनता है। इस अगल बगल तने मगर हम लाते हैं और सब तैयार करते हैं
है जंगल, मगर जहाँ तहाँ मिलता है पेड़। अभी तो आसपास में एक दो ठो है, तो उसी से लाते हैं, तैयार करते हैं। रासायनिक तो नहीं मन करता है करने के लिए, क्या है कि इसमें उतर गए हैं तो इसी में ठीक लगता है करने के लिए। हरिचरण बेदिया को रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में पैसों की भी बचत ज्यादा होती है। यही वजह है कि आज उनकी खेती का रकबा बढ़ गया है। आज वो लगभग 3 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पहले वो अपने खेतों में सिर्फ टमाटर, शिमला मिर्च आदि की फसल लेते थे, लेकिन आज वो गुलाब की भी खेती करने लगे हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त करने लगे हैं। जैसे इस बार तो गुलाब लग रहा है, पहले इसमें फर्स्ट बार लगाए थे टमाटर, जो रस्सी लगल है, रस्सी बॉल से टांगे थे। अब सेकेंड में इसमें शिमला मिर्च था, उसके बाद इस बार गुलाब लगा रहे हैं। हाँ, पहले की तुलना में थोड़ा क्या है कि दवाई का पैसा बचा, जो मार्केटिंग करते थे उसका 50% जाता था दवाई में, अब तो नहीं जा रहा है। प्राकृतिक खेती की खूबियों से आकर्षित होकर दुबला बेड़ा ग्राम के साजनाथ बेदिया ने भी अपने आप को इससे जोड़ लिया है। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि भूमि को उपजाऊ बनाए रखना है तो प्राकृतिक खेती का दामन थामना ही होगा। यही वजह है कि वो आसपास से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर वो खाद तैयार करते हैं। देखिए, हम लोग तो पहले अपने ज़मीन को बचाना है। ज़मीन को बचाने के रखने के लिए आपको सबसे पहले खार पतवार, गोबर का ये सब हम लोग यूज कर, आपने सोचे कि बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग को पैसा भी बचेगा, लागत भी कम आएगा। इसके वजह से हम लोग खेती करना शुरू किए, ये गोबर का और जो घास, खरपतवार, केला का डंटे पंटे जो भी निकलता है, गुलाब कटिंग करते हैं उससे जो पत्ता उता निकलता है, वही सब गड़ा सड़ा के हम लोग ये। प्राकृतिक खेती वस्तुतः गाय के गोबर तथा गौमूत्र पर आधारित खेती है। इसमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद और दवाओं का प्रयोग नहीं होता। साजनाथ बेदिया को जब इस बात का आभास हुआ तब उन्होंने अपने और समाज के हित में इस खेती को आत्मसात कर लिया। अब वो प्राकृतिक रूप से ही खाद बनाते हैं और उसका इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। नहीं सर, हम लोग एक बायोडंक का बनाते हैं, है ना, जो आंगन में पेड़ उड़ लगता है उसका पत्ता भी प्रत्येक दिन 2-4 किलो जमा करते हैं। उसके बाद गोबर का ही लगाते रहते हैं, उससे पानी उन्हें डालते रहते, सड़ जाता है, फिर उसका यूज कर देते हैं। अभी भी आपको 5-4 किलो दे सकते हैं सर ये खाद। इसी तरह से एतवा बेदिया ने भी अपने आप को प्राकृतिक खेती से जोड़ दिया है। वो खरपतवार, गाय के गोबर तथा मूत्र से खाद तैयार करते हैं और उसे अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि रासायनिक खेती की वजह से उनकी भूमि सूख गई थी तथा उसमें उत्पादन काफी कम गया था। प्राकृतिक खेती से जुड़ने के बाद उनकी फसलों की उत्पादकता पहले से बढ़ गई है। अब वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम लोग अथी करते हैं, एक अथी रहता है हम लोग डब्बा टाइप का रहता है, उससे हम लोग पहले अथी कर लेते हैं, पत्ता कटहल का पत्ता सबको मिलाते हैं और क्या बोलते हैं केला का पत्ता सबको मिलाते हैं। उसके बाद अथी उसको करते हैं, पानी अथी करते हैं, उसको गलाते हैं। उसके बाद और देते हैं हम लोग हल्का सा देते हैं केचुआ खाद देते हैं उसको हम लोग ऊपर से, वो अपने गल जाता है। गुलाब की खेती से जुड़ी सारो देवी ने भी अपनी खेती में प्राकृतिक पद्धति को अपनाया है। ये बताती हैं कि रासायनिक पद्धति से खेती करने में खेती की लागत बढ़ जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक खेती में चूंकि ये आसपास के खरपतवार को इकट्ठा कर गाय के गोबर तथा गोमूत्र का इस्तेमाल कर खाद और दवाइयां बनाती हैं, इसलिए इसमें खेती की लागत काफी घट जाती है। कम तो लगता है क्योंकि अपने से बनाते हैं, अपने बिना पैसा से, मतलब उतना पैसा नहीं लगता है, मतलब कम ही पैसा में थोड़ा सा ज़्यादा उन्नति हो जाता है। जैसे पहले की तुलना में अभी जैसे जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो खर्चा कुछ कम हुआ, आमदनी कुछ बढ़ा, और बढ़ा तो क्या करें? हम लोग बस उसी में कम होता है और कम के वजह से अच्छा ढंग से करते हैं तो उसमें बचत भी होता है। बचत करके भी और मेहनत करते हैं तो और बचत होता है। उसी में हम लोग अपना और आगे का सोचते हैं कि चलो और आगे हो जाए। प्राकृतिक खेती में चूंकि महंगी रासायनिक खादों और दवाओं को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सारो देवी को पैसों की काफी बचत हो जाती है। फिर खेती उन्नत हो जाने से इन्हें मुनाफा भी ज्यादा होता है। इन पैसों से वो अपनी गृहस्थी चलाती हैं तथा अपनी खेती को
और उन्नत बनाती हैं। वही घर में करते हैं, घर का खेती भी होता है और खेती में भी लगाते हैं और घर में भी इसी से यही पैसा से हम लोग को घर भी चलता है और चलाते भी हैं। ऑर्गेनिक समझ के पहले ही मेरा वो अथी से पहले जल्दी बिक जाता है। के मणिराम बेदिया भी आज प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। वो अपने खेतों में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खाद तैयार करते हैं। इसके लिए वो खेतों में खरपतवार का इस्तेमाल करते हैं, फिर बारिश के साथ जो पत्ते बहकर खेतों में आते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो केंचुआ खाद भी खुद बनाकर अपनी खेती करते हैं। खेत में रहता है ना, इसका जितना खार पतवार इस सब जड़ जाता है, पत्ता उत्ता सब हम लोग को से ही सड़ जाता है, हम लोग को उससे भी खाद आ जाता है। और सड़ने के बाद और इसे तो माद हम लोग केंचुआ खाद ये सब लगावे घर रहे हैं, उसमें मिक्स हो जाता है। और जो बारिश होता है तो और जंगल झाड़ के पत्ता आ जाता है तो उसमें भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग का वो मिक्स होने के बाद मिट्टी को हल्का रखता है। प्राकृतिक खेती से जुड़ने की वजह से आज मणिराम बेदिया को खेती में उतनी पूंजी नहीं लगती जितनी उन्हें रासायनिक खेती में लगती थी। रासायनिक खेती की तुलना में अब इनकी फसलों की पैदावार भी बढ़ गई है, इनकी आमदनी में वृद्धि हुई है। पहले जहां रासायनिक खेती से इन्हें सालों भर खाना भी नसीब नहीं होता था, प्राकृतिक खेती से इनका घर अनाजों से भरा रहता है। हम लोग के लिए तो अभी उसमें अच्छा होता है, इसलिए जैविक खेती कर रहे हैं। और हम लोग को पूंजी जैसे ज़्यादा नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा था पहले कि खाद उद का दाम लग रहा था, दवा का दाम लग रहा था, वो हम लोग को नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग अपना से बना रहे हैं तो हम लोग को पूंजी कम लग रहा है और पैदावार अच्छा हो रहा है। पहले तो हम लोग को नहीं बच रहा था और साल भर खाने का नहीं हो रहा था। अब जब करते आ रहे हैं कर रहे हैं तो हम लोग को साल भर तक आ जाता है। और जो कुछ तो इसे कमा दे करते हैं, फिर भी हम लोग का इसमें कुछ आ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर वे अपनी खेती के लिए खाद तथा दवा का निर्माण कर रहे हैं। वे अपनी खेती में इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह का उपादान बाजार से नहीं लाते। इसकी वजह से इनका उत्पादन बढ़ा है तथा आमदनी में वृद्धि हुई है। हम लोग कम से कम 5-6 साल से हम लोग जैविक खेती में लगे हुए हैं। इसमें हम लोग पूरा आसपास का जो संसाधन है उसी से हम लोग अभी मैंने दवा बना रहे हैं, खाद भी बना रहे हैं और उसी से हम लोग खेती करते हैं। बाज़ार से कोई चीज़ हम लोग खरीद करके नहीं लाते हैं और इसी से हम लोग का आमदनी बढ़िया हो रहा है। इन किसानों के पूर्वज रासायनिक पद्धति से खेती करते थे, इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही थी। इतना ही नहीं, इनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जब से इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है तब से इनकी जमीन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम लोग का जो आजा दादा लोग थे वो लोग ज़्यादा तो नहीं बने, कुछ आधा लगा रहे थे बने रासायनिक खाद और रासायनिक दवा, तो उसमें ज़मीन पूरा ख़राब हो चुका था। उसमें आदमी भी बीमार होते थे, रोग भी होता था। आज हम लोग मैंने जैविक में आए हैं तो उसमें वो जो बीमार होते हैं लोग और ज़मीन भी जो शुद्ध हो रहा है वो सही हो रहा है। प्राकृतिक खेती अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। ऐसी खेती से न मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, न ही प्रकृति को ही किसी तरह का नुकसान पहुंचता है। फिर ऐसी खेती में लागत घट जाने के कारण किसानों को भी आर्थिक लाभ होता है। यही वजह है कि झारखंड के किसान इन दिनों ऐसी खेती को तेजी से अपना रहे हैं। रांची जिले के सिकिद्री स्थित दुबला बेड़ा ग्राम के किसानों ने भी इसका स्वागत कर अपनी खेती को नया रूप दिया है। इससे न सिर्फ वहां के किसानों को फायदा हो रहा है बल्कि पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। तो कैसी रही जानकारी? हमारी दी हुई जानकारियों पर यदि आप अमल करें तो लाभान्वित जरूर होंगे। अब फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमें आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का इंतज़ार। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।